जय बजरंगबली। वीडियो की बजरंगबाण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो या मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है तो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का दिखेगा जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्योंकि आपके जो सिलेबस में इंग्लिश का जो सिलेबस दे रखा है उसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसमें चांसेस है कि आपको क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे, आपको चांसेस है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिले। अरे सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहीं होया करे, मैं तो हुनियो ही पहली बार आ। आप लोगों ने PQRS टाइप या ABCD टाइप सेंटेंसेस देख रखे होंगे, क्या पता, जिसके अंदर क्या होता है कि ABCD 4 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और फिर आपको उनके उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर रखा होता है और आपको उन सेंटेंसेस को समझ के उनका सीक्वेंस सही करना होता है। फिर नीचे ऑप्शंस मिलते हैं, QRPS भी मिलते हैं, PQRS भी मिलते हैं, उनको सही करना होता है। तो सर ए तो माने बहुत दोहरा लागे, अरे दोहरा नहीं है, कुछ एक मैं ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा, वो समझाऊंगा। अगर आप उससे करेंगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। आपके दो ऑप्शंस तो पक्के एलिमिनेट हो जाएंगे और जब आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे तो उनको करना आप लोगों के लिए आसान रह जाएगा। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिखे सर, और जब भी पेपर के लेवल को अच्छा करना हुआ वो इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 2 नवंबर को एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए एक वीडियो का बजरंगबाण करके हम शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं, जो आपको इसके जस्ट नीचे आपको ऐप की लिंक मिलेगी। आप ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आपको ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो सकते हैं। आप यहां से, मैं बता रहा हूं, 2 से 4 घंटों में पूरी की पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ टॉपिक जो है उसी तरीके से पढ़ा रखा है जैसा एग्जाम में आएगा। जे बात जल्दी से। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं कि सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसा दिख सकता है, तो अटी ने देख, जो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे जिसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा, रीअरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे ABCD दे रखा है, अब इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ के आप लोगों को ऊपर नीचे क्या करना होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरीके के मिल सकते हैं जिसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ हो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा हुआ हो, बीच के जो पार्ट है वन है सर आगो पाचो करियोड़ो थे, यूं मान लीजिए। इसका आंसर कैसे देना है ये भी मैं बताऊंगा। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उन सभी की चीजों की बात करेंगे। तो इधर आ जाइए सर फटाफट। जे बात। यस, सबसे पहले आपके सामने लिख रखा है सर नाउन प्लस प्रोनाउन। अरे सर नाउन प्लस प्रोनाउन का आपका क्या मतलब है? नाउन प्लस प्रोनाउन से मेरा सिंपल सा मतलब है, अठी ने देख जो सर, ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट। जे बात। जय बजरंगबली सर। यस, पहली बात है कि पहले हमेशा नाउन लिखा हुआ रहता है, फिर उसी के लिए सर प्रोनाउन का यूज होता है। आप लोगों को इतना तो पता होगा 101%। नाउन मतलब पहले मोदी जी लिखा हुआ रहता है, मोदी जी सर घड़ी घड़ी आ जाया करे, चल मोदी जी वास्ता पे ही लगाना। अगर दीपिका लिखा हुआ रहता है, दीपिका बार बार आ जाए तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं? शी लगा देते हैं। आपको उन सेंटेंसेस को पढ़ना है और पढ़ के आप लोगों को डिसाइड ही यही करना है। क्या डिसाइड करना है कि भाई साहब अगर ही सी आ रखा है तो वो तो पहले नंबर पे हो नहीं सकता, तो मोदी जी वाला सेंटेंस पहले नंबर पे होगा, ही वाला सेंटेंस जोड़े नंबर मातो वेला, दीपिका वाला सेंटेंस पहले नंबर पे होगा, शी वाला सेंटेंस दूसरे नंबर पे होगा। इसी तरीके से सिर्फ ही सी जरूरी नहीं है सर, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है। ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है वो किसी न किसी नाउन के लिए आ रखे होंगे और आपको यही पता रखना है कि वो किसके लिए आ रखे हैं। जैसे ही शी, इट हो गया, दे हो गया, दिस दैट हो गया, दीज दोज हो गया, सच हो गया, ये सारे के साथ। जैसे ये लिखा हुआ है, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अरे तो भाई साहब जो ये ही आ रखा है, ये ही किसके लिए आ रखा है? मेरे पिताजी के लिए आ रखा है। अगर ये मेरे पिताजी के लिए आ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओ सेंटेंस सर दूसरे नंबर माता वेला, ओ सेंटेंस पहले नंबर माता वेला, और थाना जोड़ो बनाउन में मदद करेला सर, और ध्यान रख लीजिए। अरे सर कौन से जोड़े री बात कर रही हो? इन इस जोड़े री बात कर रही है, अटी ने देख लीजिए। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, दीज बुक्स आर फॉर एडवांस्ड लर्नर्स। ये जो किताबें हैं भाई साहब, ये किताबें एडवांस्ड लर्नर्स के लिए हैं। दे कंटेन चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज एंड एक्सप्लेनेशंस। यहां पे देखो दे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दे। अरे भाई साहब उनके अंदर है चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज है, एक्सप्लेनेशंस है। अरे भाई साहब ये दे किसके लिए आ रखा है? तो दे किसके लिए आ रखा है? दीज बुक्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, और सेंटेंस पहले नंबर माता वेला और सेंटेंस दूसरे नंबर माता वेला, ये सेंटेंस दूसरे नंबर पे आएंगे। ये जोड़े आप लोगों को पता रखने। जैसे माई सिस्टर इज ए प्रोफेशनल सिंगर, मेरी जो सिस्टर है वो प्रोफेशनल सिंगर है।
शी परफॉर्म्स इन कॉन्सर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अरे भाई साहब, दुनिया में जितने, पूरे देश में जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं वहां वो परफॉर्म करती। कौन परफॉर्म करती है? सिस्टर। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। ये बिल्कुल गरीब गरीब से तरीके हैं सर, अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो चीजें बनेगी, 101% बनेगी। इसी तरीके से आपके सामने ये लिखा हुआ है, अठीने देखो सर, अठीने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अरे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कुछ नहीं है, डरने जैसा कुछ नहीं है। ये वाले जो है, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, देयर हो गया, दोज हो गया, ये जो है दीज है, सॉरी, ये दीज हो गया, दोज हो गया, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स है, इस तरीके के प्रोनाउन बोल दो, एडजेक्टिव्स बोल दो, ये जो है इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो आए हैं, तो ये भी तो पहले किसी ने किसी के लिए आ रखे होंगे। अरे सर क्या कहना चाहते हो? अठी ने देखो, अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड रामगढ़। एक वुड कटर जो था वो रहता था एक ऐसे गांव में जिसका नाम क्या था सर? रामगढ़ नाम था। चलो ठीक है, तो ये विलेज कॉल्ड रामगढ़। अब उसके बाद में दिस विलेज। अरे भाई साहब, ये दिस विलेज किसके लिए आ रखा है? भाई साहब वो तो रामगढ़ रे वास्ते आ रखी हो। तो अगर वो रामगढ़ रे वास्ते आ रखी हो तो ऑब्वियस ही बात है पहली नाम आवेला सर। तो पहले नाम आएगा तो ये रामगढ़ हो गया, और दूसरे नंबर पे ये आएगा तो पहले नंबर पे सेंटेंस ये होगा, दूसरे नंबर पे सेंटेंस ये होगा। सिंपल सी बात है सर, घणो लोड लेवनर काम नहीं है, मैं थाने बता रही हूं। जे बात अठी ना जाओ। इधर देखो, अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द बस स्टॉप। अरे भाई साहब, एक लड़की होती जो एकली खड़ी थी बस स्टॉप रे माते। दैट गर्ल वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट बस टू हर विलेज। अरे भाई साहब, वो इंतजार कर रही थी, वही लड़की इंतजार कर रही थी लास्ट बस का अपने गांव में जाने के लिए। तो पहले नंबर पे ये, फिर इसी के बारे में बताया। तो दूसरे नंबर पे ये, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है सर। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता देता हूं। फिर इसके बाद में ये देखो, ये छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें पता रखोगे, काम चल जाएगा। अठी ने देखो, अगर क्वेश्चन को टफ देने की कोशिश करी, लोड मत लीजिए। अठी ने देखो, नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आता है, फिर डिस्क्रिप्शन आता है। ध्यान रखना, पहले नाउन आएगा। क्या मतलब हो गया कि जो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है, जो नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताए, तो वो एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी। इस चीज का पता रखना, वो पछे आवेला। सर क्या कहना चाहते हो? देखो, देयर आर सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। बहुत सारी पीएसयूज है इंडिया में। अब पीएसयू होती क्या है? अब पीएसयू इज ए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। पीएसयू एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होती है। तो पहले ये नाउन आएगा, फिर इसके बारे में जो बता रहा है वो आएगा। तो इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ठा पढ़ रही हो है सर, 101%। जैसे ये देखो ना, इसको तो प्रोनाउन के हिसाब से भी कर सकते हो। महात्मा गांधी इज एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड। अरे भाई साहब, महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में एडमायर किया जाता है। और उसके बाद में ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियाज नॉन वायलेंट फ्रीडम मूवमेंट। वो लीडर थे। तो ये ही किसके लिए आ रखा है? महात्मा गांधी के लिए। इसी को एक्सप्लेन किया। तो पहले नंबर माते ओ, दूसरे नंबर माते ओ। मैं उम्मीद कर रही हूं कि थान लोगों ने ध्यान पड़ रही हो, समझ में आ रही हो सर। अठी ने देखो, ये आर्टिकल में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आर्टिकल में पहली बार जब कोई नाउन आता है, पहली बार जब कोई नाउन आता है तो मैं ए और एन लगाता हूं। जे बात। और उसी नाउन को जब मैं रिपीट करता हूं, उसी के बारे में तो मैं पर्टिकुलराइजेशन कर देता हूं, उसी को स्पेसिफाई कर देता हूं, तो फिर मुझे द लगाना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि द वाला नाउन कभी भी पहले नहीं आएगा। द वाला नाउन तो पछे आवेला नहीं सर, द वाला नाउन तो बाद में आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अरे सर कई कहना चाह रही है वो, सिंपल सी बात। जॉन हैज रिटन अ नॉवल। जॉन ने क्या किया है सर? जॉन ने एक नॉवल लिखी है। एक नॉवल लिखी है तो अ नॉवल, पहले तो बहुतों में से एक कोई भी नॉवल लिखी है तो ये पहले नंबर पे। अब इसी नॉवल की बात कर रहे हैं। देयर आर अ फ्यू राइटर्स हु क्लेम द नॉवल। कुछ राइटर्स है जो ये दावा करते हैं कि ये जो नॉवल है, कौन सी नॉवल? जो लिखी है वही नॉवल जो है वो प्लेगियरिज्म है। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है किसी और के आइडियाज को चोरी करके अपने यहां पे डालना, तो उसको प्लेगियरिज्म कहा जाता है। ध्यान रखना। तो कोई कुछ राइटर्स ऐसा कह रहे, तो इसी नॉवल के बारे में वापस बात हो रही है, उसी नॉवल को रिपीट किया जा रहा है, तो यहां द लगा दिया। हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। बस अपन काम हो जाला सर, ध्यान रख लीजिए। अटी ना जाओ। अटी ने देखो कई लिखियो, शी बॉट अ ड्रेस फ्रॉम द न्यू मॉल। अरे भाई साहब, उसने एक ड्रेस खरीदी। बहुत ही ड्रेस थी, उनमें से कोई भी एक ड्रेस खरीदी, एक नया मॉल जो फिक्स नया मॉल है वहां से खरीदी। द ड्रेस वॉज एलिगेंट एंड परफेक्टली स्टिच्ड। अरे भाई साहब, जो ड्रेस होती वह खूबसूरत होती और कहीं सिलाई करी होती है थाने, कई बताऊं मैं, ऐसा कुछ ये कहना चाहता था। उसी ड्रेस की बात कर रहे हैं जो उसने खरीदी भाई साहब। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये। बस ये पता रख लो सर, ये पता रख लो, काम हो जाएगा। मैं थाने बता रही हूं। बटीड बोलेला काम कहीं होवेला। अठी ने देखो,
आपके सामने लिखा हुआ वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अरे सर, वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या? तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत। विपरीत का मतलब होता है कि आप इस तरफ जाओगे तो ऐसा होगा, उसके विपरीत उस तरफ जाओगे तो ऐसा होगा। तो आज की बात कर रही अटी ने यूं होवेला, अटी ने यूं होवेला, तो दोनों ने खन्ने खन्ने रागनो, मतलब इस तरफ ऐसा होगा, दूसरी तरफ तो भाई साहब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो दोनों को बिल्कुल पास में रखना है। ये जो सेंटेंस होंगे, ये सेंटेंस एक दूसरे का जोड़ा बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रख लेना। बीच में ये कंजक्शंस होंगे। कंजक्शंस क्या है सर? अगर इन हो, बाय कंपैरिजन हो, इन और बाय कॉन्ट्रास्ट हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हो, डिस्पाइट हो, बट हो, हाउ एवर हो, ये जो सारे के सारे यट हो, इट मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर द सेंटेंस इट कॉन्ट्रास्ट विद। जैसे मैंने कहा कि वो गरीब है, फिर भी भाई साहब कारा खरीद ली, वो कार खरीद ली, तो गरीब है फिर भी लगा हुआ है, तो फिर भी जिसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है उस सेंटेंस को दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थान लोगों ने ठा पड़ रही है, समझ में आ रही हो। अटी ने देखो, इन द साउथ, अगर मैं साउथ की बात करूं तो मच ऑफ द लैंड इज फ्लैट। अरे भाई साहब, ज्यादातर जो लैंड है वो फ्लैट है। मान लो पहले मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, पहले मैंने इसको पढ़ा बाई कॉन्ट्रास्ट इन द नॉर्थ देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स एवरीवेयर। जबकि नॉर्थ में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हिल्स है, माउंटेन्स है, हैंग तकिन है, सभी तरफ ये बाई कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत। अरे भाई साहब, किसके विपरीत? तो हमने इस सेंटेंस को देखा तो ये जिसके विपरीत है उसको मुझे पहले लिखाना पड़ेगा और बाद में जो विपरीत है उसको बाद में लगाना पड़ेगा। यही चीज ये कहना चाहता है, कोई दूसरी बात नहीं कहना चाह रही हो, मैं थाने बता रही हूं जे बात। अच्छी ने देखो, इन अर्बन एरियाज, अरे भाई साहब जब शहरी क्षेत्रों की बात करें, पीपल रिलाई हैविली ऑन टेक्नोलॉजी। अरे भाई साहब, जो लोग हैं वो निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं, हैविली टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट, लेकिन इसके विपरीत, रूरल कम्युनिटीज स्टिल फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स। अरे भाई साहब, जो रूरल कम्युनिटीज है वो अभी भी फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है? ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करती है। मैं अब सुनो, अब एग्जाम में ये लिखा हुआ है, अब मने की कठा पड़ी, मेरे को कैसे पता चलेगा कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे? अरे भाई साहब, बाई कॉन्ट्रास्ट रूरल कम्युनिटीज ऐसा करती है, तो ये किसके विपरीत है? अरे भाई साहब, ये तो इसके विपरीत है। तो जिसके विपरीत है ये पहले नंबर पे और ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। मैं थानू उम्मीद कर रही हूं कि थाने ठा पड़ रही हो, 101% ठा पड़ रही हो। जैसे ये लिखा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट। अरे सर, लेकिन इससे पहले एक और देखते हैं, ये लिखा हुआ है, यस ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। अरे भाई साहब, एग्जाम रे खातर वो खपियो, वो गजब खपियो, मतलब मेहनत करी उसने एग्जाम के लिए, एंड एक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट किया, येट फिर भी ही डिडंट स्कोर एज वेल एज ही हैड होप्ड। लेकिन भाई साहब, उसने जितनी उम्मीद करी थी उतना ज्यादा उसने स्कोर नहीं किया। फिर भी, अब जैसे ये फिर भी लिखा हुआ ना, तो ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, यार इतना अच्छा उसने स्कोर नहीं किया जितना करना चाहिए था, मतलब इसका उल्टा सेंटेंस इस तरफ लिखा हुआ है। तो इधर देखो ना, उसने मेहनत भी करी है एग्जाम के लिए, गुड रिजल्ट्स को भी एक्सपेक्ट किया है। तो ये दोनों, ये पहले नंबर पे रहेगा, ये दूसरे नंबर पे रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ठा पड़ रही हो सर, अटी ना जाओ। छह बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट। अरे भाई साहब, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि पहले कारण आएगा फिर उसका इफेक्ट आएगा, पहले कारण आएगा फिर उसका इफेक्ट आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, पहले कारण फिर इफेक्ट। क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन वॉज फास्टिडियस बाई नेचर। अरे भाई साहब, ओल्ड मैन जो था वो फास्टिडियस था। फास्टिडियस का मतलब होता है चूजी, जकन है, राजी करना, बहुत दूर हो वैसा, जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, ऐसे आदमी को फास्टिडियस कहा जाता है। तो वो ओल्ड मैन जो था वो फास्टिडियस था, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू प्लीज हिम। अरे भाई साहब, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उसे क्या करना, खुश करना मुश्किल था। तो ये इफेक्ट है, ऐसा ये कारण है और ये फिर इफेक्ट है। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये। इतना दोरा दौने चांस कम है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि एग्जाम में पेपर टफ बनाए, जगह मार खाने जगह टाबरिया पडियोड़ा वाणो सवाल हो जावे, ध्यान रख लीजिए। छह बात अठी ने देखो, अठी ने ये बहुत सारे कंजक्शंस है जिससे ये पता चलता है, सो हो गया, हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, एज ए रिजल्ट हो गया। तो इनसे पहले कारण आता है, इनसे पहले कॉज आता है और इनके बाद में इफेक्ट आता है। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा हमेशा। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन क्लियर द एग्जाम और ही मे क्लियर द एग्जाम। वो मेहनत कर रहा है ताकि वो एग्जाम को क्या कर सके, क्लियर कर सके। जैसे ये लिखा, इट रेन्ड हैवीली थ्रू आउट द नाइट। अरे भाई साहब, पूरी रात बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई थी, बारिश हुई। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। और बाय मॉर्निंग सुबह तक सारी की सारी जो स्ट्रीट्स, गलियां जो थी वहां पे भाई साहब बाढ़ आ गई, आप ऐसा मान सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। अरे भाई साहब, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस सर आप लोग का ही मतलब है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रख लेना।
8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बताऊंगा कैसे करना है, क्वेश्चन से भी आइडिया लगेगा। और फिर रोजाना शाम को एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, अलग अलग टॉपिक्स के, सभी मिक्स करके ध्यान रखना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में सवाल आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या मतलब हो गया सर? सीक्वेंस ऑफ एक्शंस मतलब पहले ये काम हुआ, बाद में दूसरा काम हुआ, बाद में तीसरा काम हुआ। ऑब्वियस ही बात है कि मैं दरवाजे से पहले क्लास के अंदर आया, फिर मैंने बोर्ड को ऑन किया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। या ऐसा हो सकता है कि पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने बोर्ड को ऑन किया, फिर मैं क्लास के अंदर आया। और थोड़ा सा माथो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब है तो गरीब सवाल है। हाँ तो गरीब ही है सवाल, कोई दोहरा थोड़ी है। अटी ने देखो, कैथरीन वॉज बोर्न इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड। अरे भाई साहब, कैथरीन का जन्म हुआ वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। एंड शी वॉज सेंट टू क्वींस कॉलेज स्कूल, लंदन में उसे भेजा गया इन हर 15th ईयर में टू फिनिश हर एजुकेशन। तो पहले भाई उसका जन्म हुआ या पहले उसको कॉलेज भेजा गया? अरे सर पहले कॉलेज भेजा गया। हाँ तो मामलो खत्म है, पचे थाने गरियों लाग रही हो, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो पहले भाई साहब जन्म हुआ तो पहले नंबर पे ये, और बाद में उसे कॉलेज भेजा गया तो दूजोड़े नंबर मात और रेवेला। और ध्यान रख लीजिए, जे बात अच्छी नाचो। देखो क्या लिखा हुआ, रवि woke up early in the morning। अरे भाई साहब पहले उठा, and he brushed his teeth and went out for a walk। अरे भाई साहब टीथ को ब्रश किया और वॉक के लिए बाहर गया। तो पहले उठा या पहले वॉक पे गया? पहले वॉक पे तो नहीं गया ना। हाँ तो यही तो बात है सर, वो कोई दोरो थोड़ी है सर, मैं थाने बता रही हूँ, दोरो की है ही नहीं, अजय भी मैं थाने बता रही हूँ। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एक्सटेंशन और ट्रांजिशन ऑफ फैक्ट्स। एक्सटेंशन और ट्रांजिशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि पहले एक फैक्ट दे रखा हो, फिर उसी के बारे में और कुछ एक्सटेंशन कर रखा हो, उसको बोला जाता है एक्सटेंशन और ट्रांजिशन ऑफ फैक्ट्स। जिसमें यह है कि तथ्यों का विस्तार करना। यदि किसी वाक्य में उल्लेखित मामला या तथ्य किसी अन्य वाक्य में जारी रहता है तो इसे तथ्य का विस्तार कहा जाता है, कि पहले एक बात कही और उसको फिर दूसरी बात में उसी को आगे कहना। जैसे ये लिखा हुआ है, द मेट्रो प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड। मेट्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया टू ईज ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी। सिटी में ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम घणो ऊंडूगो, उसको आसान बनाने के लिए हमने मेट्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। फिर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। फिर इसी के बारे में और बता रहे हैं कि भाई साहब कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो जारी है, चल रहा है, इन 3 मेजर फेजेस अक्रॉस डिफरेंट जोन्स। अलग अलग जोन्स के अंदर ये जारी है। तो पहले ऑब्वियस ही बात है उसको लॉन्च किया गया, फिर ये जारी है, तो उसी के बारे में हम चीज बता रहे हैं। उसको एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्स कहा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ठा पढ़ रही हो। नेक्स्ट वही है सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फैक्ट्स। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, मुझे जल्दी से बता दो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये होता है, अटी ने देख जो सर, अटी ने, मैं थाने बता रही हूँ कि पहले ऑब्वियस ही बात है कि 1901 की बात होगी, फिर 1911 की बात होगी, फिर 1947 की बात होगी, इस तरीके से चलना। तो इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट के हिसाब से। जैसे ये लिखा हुआ, नेल्सन जॉइंड द नेवी इन 1771। 1771 में भाई साहब ने नेवी को ज्वाइन किया। इट वॉज 1787 की बात है, व्हेन ही गॉट मैरिड टू अ विडो, जब उसने शादी करी एक विडो से। तो ये पहले नंबर पे होगा, बाद में शादी करी, तो इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बोला जाता है कि पहले ये डेट आएगी, फिर दूसरी डेट आएगी, उसके बाद वाली डेट। इस चीज को समझना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ठा पढ़ रही हो, समझ में आ रही हो, कटे नहीं रुको आप लोग, मैं थाने बता रही हूं। अब कुछ सवालों को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एक चीजें और बतानी है। एक हमेशा ध्यान रखना, एक रिलेटिव प्रोनाउन करके आप लोगों ने सुन रखा होगा। क्या सुन रखा होगा सर? रिलेटिव प्रोनाउन करके होता है। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु होता है, जैसे हुम होता है। हु का मतलब जो, जिसने, जिसे, जिसको। हुम होता है जिसे, जिसको होता है। फिर विच होता है, विच होता है, इस चीज़ का पता रखना। जैसे दैट होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता रखनी है कि ये जिस नाउन के साथ आ रखे हैं, जिस नाउन के बारे में ये बता रहे हैं, जिस नाउन के बारे में ये बता रहे हैं, ये इन दोनों का जोड़ा रहता है, इन दोनों का एसोसिएशन रहता है, ये दोनों ही भेड़ा रहवेला, ध्यान रख लीजिए। हमेशा ये पता रखना कि ये दोनों साथ में रहेंगे। जैसे लिखा हुआ मोदी जी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हु जो है मुझे ये पता करना पड़ेगा कि हु किसके लिए आ रखा है। तो मोदी जी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मोदी जी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पास में रहेंगे। अगर कोई सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रखा है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रखा है, तो मुझे ये पता रखना पड़ेगा कि ये दोनों ही जोड़ो बनेला सर, ये दोनों ही जोड़ो बनेला। बस इतना पता रख लेना। फिर ऑप्शंस में देखना कि ये जोड़ा कहाँ बन रहा है। एलिमिनेट होंगे, पक्के एलिमिनेट होंगे, मैं बता देता हूँ 101%। जे बात, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं रुकोगे। सर अटी ना जाओ, तो देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इधर देखना, बहुत सारे ऑप्शन है और क्वेश्चंस को, हाँ सेंटेंस देखना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू करोगे, नेगेटिव भी सब्जेक्ट से शुरू करोगे। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए जिसमें कुछ पूछा जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। ये तो बिल्कुल सॉरी
बच्चों वाली चीज है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चलेगा। इधर देखना सर, स्टूडेंट्स विथ टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन, अब यहां पे मैं इज एन दैट एनहांसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स एक्लेक्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड्स। यहां पे ऑप्शंस देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग देख पाओ ना, देखो यहां पे एन आ रखा है, तो तुम लोगों को ये पता हो कि एन आ रखा है, सॉरी, हाँ, अगर एन आ रखा होता हो सर, तो उसके बाद में कोई अ आ ई वाले साउंड वाले आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ? इतना आप लोगों को पता चल गया। तो एन आ रखा है, तो एन के बाद में ये बी के बाद में मुझे क्या आना चाहिए? देखो दैट आ नहीं सकता, स्टूडेंट्स आ नहीं सकता, प्लूरल है। एक्लेक्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड आ सकता है, तो चलो ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि बी के बाद में डी आना चाहिए। बी के बाद में क्या आना चाहिए सर? डी आना चाहिए। ये पता चल गया ना। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एक्लेक्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड। ये एक एक्लेक्टिक एंड यूनिक, एक्लेक्टिक का मतलब होता है जहां पे अलग अलग सोर्सेज से, बहुत सारे स्रोतों से हमारे पास चीजें आ रही है, उसको बोला जाता है एक्लेक्टिक। और बहुत ही यूनिक टीचिंग मेथड है जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। तो बी और डी साथ में होंगे, तो बी और डी देखो यहां पे साथ में, यहां पे साथ में, बी और डी जस्ट साथ में, यहां पे देखो, यहां पे साथ में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। तीन ऑप्शंस तो पक्के साथ में रहेंगे। फिर मैंने क्या देखा? टीचिंग मेथड दैट एनहांसेस, जो एनहांस करता है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है सर। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब जो होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जो। जैसे मैंने यहां पे लिखा, इस दैट का मतलब भी क्या होता है? जो। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो एनहांस करता है, अरे भाई साहब कौन सी चीज एनहांस करती है? जो बढ़ाती है क्रिएटिविटी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कोऑपरेटिव लर्निंग एक एक्लेक्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड है जो बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है? क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो मुझे इसके बाद में बी डी सी दिखना चाहिए। अरे भाई साहब बी डी सी कहां पे है? मुझे जल्दी से बता दो। बी डी ए लगा रखा है, तो बी डी ए तो हो ही नहीं सकता सर। इसको और भी दे, बी डी सी यहां पे लगा रखा है। मैं देखता हूं कि दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते, दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते। इधर देखना सर, बी डी, यहां पे सेंटेंस खत्म कैसे होगा मेरे को ये बताओ। हाँ, जैसे ये है, प्रोवाइड्स पे सेंटेंस खत्म हो ही नहीं सकता। सबसे पीछे सी तो आ ही नहीं सकता सर। उसके बाद में सबसे पीछे डी भी नहीं आ सकता, सबसे पीछे की तरफ डी नहीं आ सकता, सबसे पीछे की तरफ ए नहीं आ सकता। विच टूल्स फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग, अटे सेंटेंस खत्म नहीं होवेला, तो ये सेंटेंस भी गलत होगा। ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करोगे। स्टूडेंट्स विद टूल फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग दैट एनहांसेस, अब ध्यान रखना ये जो दैट है वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं आ सकता। तो ए और सी तो साथ में आ ही नहीं सकते, तो ये गलत होगा। आपने देखा कि जो बढ़ाती है क्रिएटिविटी को, तो कौन सी चीज बढ़ाती है? ये टीचिंग मेथड बढ़ाता है। तो ए दोनों ही खने रहेला, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? सेकंड ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है सर 101%। अटी ने देखो क्या लिखा हुआ है, द पीजेंस। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट दे रखा है सर, फर्स्ट दे रखा है और फिर लास्ट दे रखा है, सिक्स्थ। बीच वालों को ऊपर नीचे करना है। पीजन्स वर यूज्ड एज मैसेंजर्स विच वर टाइड इन द ओल्डन डेज टू कैरी मैसेजेस। अब सर यहाँ पे पी 3 से स्टार्ट कर रखा है या एस से स्टार्ट कर रखा है। मुझे तो ये देखना है, एक चीज सुनना, अभी भी समझना। यहाँ पे लिखा हुआ विच वर टाइड, जिन्हें बांधा जाता था, जिन्हें बांधा जाता था। अरे भाई साहब बांधा किन्हें जाता था? क्या मैसेंजर्स को बांधा जाता था, या दिनों को बांधा जाता था, या फिर मैसेजेस को बांधा जाता था? आराम से सोच के बताओ। जिन्हें बांधा, पिजन्स को यूज किया जाता था, पिजन्स को यूज किया जाता था जब भी यूज किया जाता था। लेकिन जिन्हें बांधा जाता था, तो किसको बांधा जाता था? मैसेजेस को बांधा जाता था ना। तो मुझे यह पता चल गया कि एस और क्यू साथ में होगा। मुझे क्या पता चल गया? एस और क्यू साथ में होगा। और जैसे ही मुझे यह पता चल गया कि सर एस और क्यू साथ में होगा, तो एस और क्यू कहां पे है? फटाफट बता दो सर। एस और क्यू यहां नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। एस और क्यू यहां पे साथ में। अरे भाई साहब क्यू और एस हो गया, तो मामलो चूंद होगा। तो ये वाला ऑप्शन इधर देखना। आप कैसे? PRSQ, पिजन्स वर यूज्ड, और फिर मैंने पी से स्टार्ट किया एज मैसेंजर्स, फिर लिखा हुआ PR इन द ओल्डन डेज टू कैरी मैसेजेस विच वर टाइड टू देयर फीट, जिन्हें बांधा जाता था। किसे बांधा जाता था? उनके पैरों से बांधा जाता था। ये जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ठा पड़ रही हो। अटी ने देखो क्या लिखा हुआ है, द स्कूल हैज ऑलवेज बीन, स्कूल जो है वो हमेशा से रही है। हमेशा से क्या रही है? अ ट्रेडिशन फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेल्थ ऑफ द मीन्स। अब यहां पे देखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रही है। क्या रही है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट के बाद में द वेल्थ तो आने से रहा, तो क्यू के बाद में आर नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट
ट्रेडिशन नहीं रहा है सबसे, स्कूल कोई परंपरा नहीं है, स्कूल एक साधन है। स्कूल एक क्या है? साधन है। तो मुझे ऐसे पता चला कि क्यू और एस साथ में आना चाहिए। क्यू और एस क्या आना चाहिए सर? साथ में आना चाहिए, मुझे ऐसा पता चला। अब क्यू और एस कहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप लोग देखने की कोशिश करो तो मुझे ये पता चला, द स्कूल हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफर करने का साधन है। क्या ट्रांसफर करने का साधन है सर? द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और मुझे ये भी पता चल गया वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, तो मुझे ये पता चल गया कि सबसे लास्ट में पी होना चाहिए। सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए सर? पी। तो सबसे लास्ट में पी 3 में आ रखा है, तो ये वाली चीज तो पक्का गलत, क्योंकि वन जनरेशन टू द नेक्स्ट होगा ना, तो ये तो पक्का गलत हो गया। फिर मुझे देखना है क्यू और एस साथ में किस में आ रखा है, तो क्यू और एस यहाँ पे साथ में आ रखा है, तो ये सही होगा। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। 101%। जे बात इधर देखो, ये लिखा हुआ है द रशियंस वांटेड। रशियंस जो है वो रशियंस चाहते थे। इसी तरीके के एमसीक्यूज की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रख लेना। शाम को लाइव क्लास रहेगी, रात को हमेशा जुड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम तक सभी रोजाना रखेंगे। द रशियंस वांटेड, रशियंस चाहते थे। अब वो क्या चाहते थे? वांटेड एंड टीचर्स। क्या कोई चांस लग रहा है कि पी से इस सेंटेंस को स्टार्ट करूं? तो पी से वांटेड एंड टीचर्स तो होगा नहीं, तो ये वाला चीज तो मान लो निवेड़ दो सर। फिर लिखा हुआ है द रशियन वांटेड वर फॉरबिडन। द रशियंस वांटेड वर फॉरबिडन। भाई साहब वांटेड के साथ फिर से वर फॉरबिडन क्यों आएगा? तो आर वाले को भी निवेड़ दो सर। फिर लिखा हुआ है रशियंस वांटेड टू टेक द प्लेस ऑफ पॉलिश लैंग्वेज, या रशियंस वांटेड देयर लैंग्वेज, देयर ओन लैंग्वेज टू टेक द प्लेस। रशियंस चाहते थे कि उनकी खुद की भाषा जगह ले, किसकी जगह ले? द प्लेस ऑफ द पॉलिश लैंग्वेज। तो क्यू एस होना चाहिए, तो क्यू एस और उसके बाद में हो जाएगा पी। एंड द टीचर्स वर फॉरबिडन। टीचर्स को रोका गया था टू टीच द पॉलिश लैंग्वेज, उनको पॉलिश लैंग्वेज पढ़ाने से रोका गया था। तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अठी ने देखो सर क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखना। द आइंस्टीन सेड, ये अच्छा है सर, अच्छा है, इधर देखना। आइंस्टीन सेड, आइंस्टाइन ने ऐसा कहा। क्या कहा यहाँ पे? ऑल्दो मोर देन 900 बुक्स हैड बीन रिटन, हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी। मुझे तो ये देखना है सर, एक तो हु आ रखा है, एक आ रखा है दैट। बस इससे पहचानने की कोशिश करो, फिर काम हो जाएगा। हु आ रखा है और फिर दैट आ रखा है, दैट देयर वर ओनली 12 पीपल हु अंडरस्टूड। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि, दैट का मतलब की भी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। दैट का मतलब क्या होता है? की होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आता है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि देयर वर ओनली 12 पीपल, सिर्फ और सिर्फ 12 लोग थे जो समझे। ध्यान रखना आइंस्टाइन, यहाँ पे जो हु आ रखा है, ये हु से पहले कोई पर्सन आना चाहिए। तो पर्सन यहाँ पे मैं हु लगाऊंगा तो काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैं हु लगा सकता हूँ। जो समझे, जो देयर वर ओनली, तो मुझे ये पता चल गया कि एस और आर साथ में आना चाहिए। हु का मतलब जो समझे, जो कौन? ये 12 पीपल। तो एस और आर साथ में आना चाहिए। एस और आर कहां पे है सर? एस और आर सिर्फ यहां पे है, यहां पे एस और आर नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आइंस्टाइन ने ये कहा कि देयर वर ओनली 12 पीपल, सिर्फ और सिर्फ 12 लोग थे, हु अंडरस्टूड, जो समझे, हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उस थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ऑल्दो मोर देन 900 बुक्स हैड बीन रिटन, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन इट। इसका ये कोशिश करते हुए, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अठी ने देखो सर, Alexander was a disciple of Aristotle। एरिस्टोटल का डिसिपल था। डिसिपल का मतलब शिशु था, शिशु नहीं, स्टूडेंट आप बोल सकते हो उस तरीके से। हु वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेज। देखो एक हु आ रखा है, एक हु आ रखा है। आपको तो यही देखना है कि ग्रेटेस्ट कॉन्करर कौन था। ग्रेटेस्ट कॉन्करर जो था, विजेता जो था, वो कौन था? वो अलेक्जेंडर था। तो इसके जस्ट बाद में मुझे क्यों मिलना चाहिए, इसके जस्ट बाद में हु मिलना चाहिए, तो इसके जस्ट बाद में क्यों मिलना चाहिए। और यहाँ पे हुम जिसको वर्ल्ड एक्नॉलेज करती है, जिसको एरिस्टोटल को वर्ल्ड जो है वो एक्नॉलेज करती है, तो ये हुम आ रखा है एरिस्टोटल के लिए। तो पी के बाद में एस आना चाहिए, मुझे बस ये पता होना चाहिए। सबसे शुरू में क्यू आना चाहिए और पी के बाद में एस आना चाहिए। तो सबसे शुरू में क्यू है और पी के बाद में एस है। ये छोटे छोटे हैं, इससे पहले जो मैंने रूल्स बताए वो बड़े सेंटेंसेस, अगर बड़े सेंटेंसेस देने हुए तो वो इस तरीके से देंगे, वरना जिस तरीके से मैंने ये अंडरस्टैंडिंग बताई, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, आप लोगों से क्वेश्चंस बनेंगे, 101% क्वेश्चंस बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना सर। तो इसको आप लोगों को पढ़ना है, इस लोगों को पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बताया। अगर रिवाइज करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको जस्ट नीचे अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हो सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना भी यहां पे पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आया है, बिल्कुल पता चला है सर। देखते रहें, आनंद में रहें। जय बजरंगबली।